वर्ष 1680, इंग्लैंड। बर्फीली हवाओं और नमक के छींटों से लदी सागर की लहरों के बीच एक विशाल जहाज द अनबाउंड अज्ञात क्षितिज की ओर अपना रास्ता बना रहा था। जहाज पर सवार 100 से अधिक यात्री नई दुनिया की तलाश में इंग्लैंड की ठंडी गोद को छोड़ चुके थे। उनमें से एक युवा चिकित्सक एडवर्ड भी था। हफ्तों तक समुद्र का सन्नाटा ही उनका संगी रहा। फिर एक रात अचानक हवाओं का रुख बदल गया। घना कोहरा जहाज को घेरने लगा, जिससे सूरज और तारे दोनों ही अदृश्य हो गए। एक अजीब सी खामोशी जहाज पर छा गई, मानो सागर की सांसें भी रुक गई हों। कुछ ही देर बाद जहाज के डेक पर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, फुसफुसाहटें, हंसी और चीखें, मानो भूतों का जमावड़ा हो। चालक दल के लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। एडवर्ड ने जहाज के कप्तान कैप्टन विलियम से पूछा, यह क्या है? ये आवाजें कहां से आ रही हैं? कैप्टन विलियम का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, यह द सीड कॉल है। ये उन आत्माओं की पुकार है जो समुद्र में मारे गए हैं। वे जहाज को मौत की ओर खींच रहे हैं। एडवर्ड को अंधविश्वास में विश्वास नहीं था, लेकिन उस रात उसने जो देखा और सुना उसे हिलाकर रख दिया। चालक दल के कई लोग अचानक बीमार पड़ गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन छा गई। वे जहाज के किनारे खड़े होकर समुद्र की ओर देखते रहते, मानो सम्मोहित हो गए हों। कुछ दिनों बाद जहाज का राशन खत्म होने लगा। भूख और प्यास से यात्रियों की हालत खराब हो गई। बीमारी और पागलपन का साया जहाज पर मंडराने लगा। एक रात एडवर्ड ने देखा कि कैप्टन विलियम भी उन्हीं बीमार लोगों की तरह समुद्र की ओर देख रहा है। उसने कैप्टन को झिंझोड़ते हुए पूछा, आप क्या कर रहे हैं? जहाज को बचाने के लिए कुछ कीजिए। कैप्टन विलियम ने धीमी आवाज में कहा, कोई फायदा नहीं है एडवर्ड, हम पहले ही मर चुके हैं। यह सब सिर्फ एक भ्रम है। एडवर्ड को अचानक सब समझ आ गया। द सीड कॉल कोई भूतों की पुकार नहीं थी, बल्कि एक भयानक बीमारी थी जो दिमाग को धीरे धीरे खा जाती थी। उसने जितना संभव हो बीमारों की मदद की, लेकिन उनकी आंखों में मौत का साया पहले ही छा चुका था। हफ्तों बाद जब कोहरा छंटा तो जहाज एक सुनसान द्वीप के पास बह रहा था। एडवर्ड जहाज पर अकेला जीवित व्यक्ति था। वह टूटे हुए जहाज से उतरकर द्वीप पर चला गया, अकेलेपन और निराशा के बोझ से दबा हुआ। वर्षों बीत गए। एडवर्ड द्वीप पर ही रहने लगा। उसने जंगली फल खाकर और बारिश का पानी पीकर अपना जीवनयापन किया। एक रात उसने दूर से जहाज की रोशनी देखी। आशा की एक किरण उसके दिल में जगी। वह समुद्र की ओर दौड़ा, उम्मीद करता था कि उसे बचा लिया जाएगा। लेकिन जहाज के करीब पहुंचने पर उसने देखा कि जहाज वहीं द अनबाउंड था। जहाज जर्जर हालत में था, मानो वर्षों से समुद्र में भटक रहा हो। उस पर सवार सैकड़ों आंखें एडवर्ड को घूर रही थीं। उनकी आंखों में एक अथाह भूख और निराशा झलक रही थी। एडवर्ड को समझते देर नहीं लगी कि यह वही द सीड कॉल है जिसने उसके साथियों को मार डाला था। लेकिन अब वह अकेला नहीं था। जहाज की सड़ी हुई लकड़ी से टकराते हुए वह चिल्लाया, नहीं, तुम मुझे नहीं ले पाओगे। लेकिन उसकी आवाज समुद्र की गर्जना में खो गई। सैकड़ों ऑफ फिगर्स छलांग लगाकर जहाज से समुद्र में कूद पड़े और एडवर्ड की ओर तेजी से तैरने लगे। उनके सड़े हुए चेहरे, खाली आंखें और फैले हुए हाथ एडवर्ड को डराने के लिए काफी थे। एडवर्ड पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे भी यही भयानक नजारा था। द्वीप, जो उसके लिए एक जेल बन चुका था, अब उसकी आखिरी उम्मीद बन गया था। वह दौड़ता हुआ जंगल में घुस गया, मरे हुए लोगों के हाथों से बचने की व्यर्थ कोशिश में। रात भर वह जंगल में भटकता रहा। पीछे से आती हुई चीखें और पानी के छींटों की आवाज उसे और भी ज्यादा डरा रही थी। सुबह होने तक वह थककर एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। अचानक उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, एडवर्ड उठो। आवाज कैप्टन विलियम की थी। एडवर्ड ने आंखें खोलीं और देखा कि कैप्टन विलियम उसके सामने खड़ा है, बिल्कुल स्वस्थ और हंसमुख। आप कैसे? एडवर्ड हकलाते हुए बोला। कैप्टन विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, जहाज का समय हो गया है। नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। एडवर्ड उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे नहीं। उसने नीचे देखा तो उसके पैरों की जगह जड़ें थीं। वह एक पेड़ में बदल चुका था, हमेशा के लिए द्वीप पर कैद। कैप्टन विलियम गायब हो गया। उसकी जगह सैकड़ों फिगर्स जहाज से उतरकर एडवर्ड की ओर बढ़ने लगे। उनकी खाली आंखों में
एक भयानक भूख चमक रही थी। एडवर्ड चीखना चाहता था, लेकिन पेड़ बनने के कारण उसकी आवाज भी छीन ली गई थी। वह सिर्फ देख सकता था कि कैसे वे फिगर्स उसे घेर रहे हैं, उनकी भूख को शांत करने के लिए, उसे हमेशा के लिए इस भयानक द्वीप पर कैद करके। और इस तरह एडवर्ड की कहानी समुद्र के गर्भ में ही समा गई, एक चेतावनी के रूप में उन लोगों के लिए जो अनंत सागर की गहराइयों में छिपे भयावह रहस्यों को उजागर करने का साहस करते हैं। दशकों, शायद सदियों बाद एक नया जहाज उस द्वीप के पास भटक गया। इस बार जहाज पर उच्च तकनीक से लैस वैज्ञानिकों का एक दल था। वे अज्ञात द्वीपों की खोज में निकले थे और अचानक इस रहस्यमयी द्वीप पर आ पहुंचे थे। जहाज के कैमरे द्वीप के नजारे कैद कर रहे थे। अचानक एक विशाल वृक्ष स्क्रीन पर छा गया। वृक्ष का तना मोटा और टेढ़ा मेढ़ा था, शाखाएं नुकीले पंजों की तरह फैली हुई थीं। कैमरे को झूम करने पर वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए। वृक्ष की छाल पर हजारों की संख्या में चेहरे उभरे हुए थे। ये चेहरे वही खाली आंखों और भयानक मुस्कुराहट वाले चेहरे थे जो एडवर्ड ने देखे थे। वे मानो वृक्ष की कैद में तड़प रहे हों। जैसे ही वैज्ञानिकों ने वृक्ष का नमूना लेने का फैसला किया, जहाज के उपकरण अचानक खराब होने लगे। अजीब सी हवा चलने लगी और कोहरा छा गया। जहाज का रेडियो संचार टूट गया। कुछ ही देर में वैज्ञानिकों ने पाया कि वे द्वीप से दूर जाने में असमर्थ हैं। जहाज मानो किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ था। तभी जंगल की गहराई से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। फुसफुसाहट, चीखें और हंसी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। डर के मारे जहाज के कप्तान ने आदेश दिया कि जहाज को तेजी से चलाया जाए, लेकिन जहाज हिलने तक नहीं लगा। अचानक सैकड़ों फिगर्स वृक्ष से निकलकर जहाज की ओर दौड़ने लगे। वे तेजी से पानी में कूद पड़े और जहाज को घेर लिया। उनकी भूखी आंखों में वैज्ञानिकों का भविष्य झलक रहा था। जैसे ही वे फिगर्स जहाज पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, वैज्ञानिकों में से एक, डॉक्टर लारा, चिल्लाई, रुको, ये वही बीमारी है जिसने पहले जहाज को तबाह कर दिया था। ये भूत नहीं, बल्कि दिमाग को खा जाने वाला एक खतरनाक वायरस है। उसने जल्दी से एक रासायनिक यौगिक तैयार किया और उसे जहाज के चारों ओर फैला दिया। धीरे धीरे फिगर्स कमजोर होने लगे और पानी में वापस चले गए। कुछ ही देर बाद कोहरा छंट गया और रेडियो संचार बहाल हो गया। वैज्ञानिकों ने तुरंत ही जहाज को उस भयानक द्वीप से दूर ले जाया। भले ही वे उस रहस्यमय वृक्ष और कैद चेहरों का रहस्य नहीं सुलझा पाए, लेकिन उन्होंने एक भयानक वायरस का पता लगा लिया था जो भविष्य में एक बड़े खतरे का कारण बन सकता था। लेकिन जहाज के डेक पर खड़ी डॉक्टर लारा को एक अजीब सी बेचैनी सता रही थी। उसे लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उसने दूर द्वीप की ओर देखा, जहां विशाल वृक्ष अकेला खड़ा था, मानो हजारों आंखों से उन्हें घूर रहा हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक चेतावनी है उन अनदेखी ताकतों की जो समुद्र की गहराई में छिपी हुई हैं, इंतजार में हैं कि कोई उन्हें जगाने का साहस करे। दशकों बाद एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माता आर्यन उस भयानक द्वीप की कहानी सुनाने का फैसला करता है। वह आधुनिक तकनीक से लैस होकर वहां जाने का जोखिम उठाता है। जहाज पर वह डॉक्टर लारा से भी मिलता है, जो अब वृद्ध हो चुकी होती है, लेकिन उसकी आंखों में उस भयानक अनुभव का भय अभी भी झलकता है। द्वीप पर पहुंचते ही अजीब सी ऊर्जा उन्हें घेर लेती है। कैमरे अचानक खिंचाव पैदा करने वाली तस्वीरें लेने लगते हैं और हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। जैसे ही वे विशाल वृक्ष के पास पहुंचते हैं, वह हिलना शुरू हो जाता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति से जगा हो। आर्यन कैमरे को वृक्ष पर फोकस करता है। अचानक स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा उभर आता है जो डॉक्टर लारा को पहचान लेता है। चेहरा चीखते हुए कहता है, तुम वापस आ गईं, अब तुम भी हमारे साथ रहोगी। डॉक्टर लारा स्तब्ध हो जाती है। वह आर्यन को बताती है कि वह उस रात जल्दबाजी में एक गलती कर बैठी थी। उसने केवल वायरस का निष्क्रिय रूप देखा था, लेकिन असली खतरा उससे भी ज्यादा भयानक था। वह बताती है, यह वायरस नहीं, बल्कि एक प्राचीन अभिशाप है। ये चेहरे उन लोगों की आत्माएं हैं जो सदियों पहले इस द्वीप पर मारे गए थे। वे बदला लेने के लिए लौट आए हैं और अब उनकी नजरें हम पर हैं। अचानक जमीन फटने लगती है और हजारों फिगर्स जमीन से बाहर निकल आते हैं। उनकी आंखों में भूख और क्रोध की ज्वाला जल रही होती है। आर्यन और डॉक्टर लारा भागते हुए जहाज की ओर लौटते हैं, लेकिन रास्ता अवरुद्ध हो चुका होता है। फिगर्स उन्हें घेर लेते हैं। आर्यन कैमरे को डॉक्टर लारा की ओर घुमाता है
जो अपनी आंखों से आखिरी बार उसे देखती है। वह चीखना चाहती है, लेकिन आवाज नहीं निकल पाती। कुछ ही देर में जहाज से दूरबीन से देखने वाले वैज्ञानिकों को सिर्फ जंगल में आग की लपटें ही दिखाई देती हैं। आर्यन और डॉक्टर लारा का कोई पता नहीं चलता। कुछ समय बाद वैज्ञानिकों को एक अजीब संकेत मिलता है। यह डॉक्टर लारा की आवाज होती है, जो जंगल से गूंज रही होती है, धीमी और डरावनी। वह कहती है, उन्होंने हमें अपना लिया है, अब हम भी उन्हीं में से एक हैं, तुम अगले हो। संकेत अचानक बंद हो जाता है। वैज्ञानिक जहाज को तेजी से वहां से दूर ले जाने का आदेश देते हैं। उनके चेहरों पर डर के साए साफ झलक रहे होते हैं। द्वीप पर फिर से सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ विशाल वृक्ष ही खड़ा रहता है, हजारों आंखों से समुद्र की ओर देखता हुआ, इंतजार करता हुआ कि कोई नया शिकार द्वीप पर कदम रखे और अभिशाप के चक्रव्यूह में फंस जाए। वर्षों बीत गए। डॉक्टर लारा और आर्यन का कोई पता नहीं चला। उस भयानक द्वीप का नाम तक बोलने से लोग कतराते थे। लेकिन समुद्र की लहरों में कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, मानो मरते हुए लोगों की चीखें और हंसी, जो किसी को भी रूह कंपा देने के लिए काफी थी। एक रात एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव समुद्र में खो गई। तूफान उन्हें दूर ले गया था और वे वापस लौटने का रास्ता भूल चुके थे। सुबह होते ही वे खुद को एक अज्ञात द्वीप के पास पाते हैं। यह द्वीप हरा भरा था। नारियल के पेड़ और सुंदर फूल खिल रहे थे। नाविक मुनिश को लगा मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया है। वे भूखे और प्यासे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत द्वीप पर उतरने का फैसला किया। द्वीप पर पहुंचते ही उन्हें एक नदी के किनारे एक वृद्ध महिला बैठी दिखाई दी। महिला ने उन्हें भोजन और पानी दिया और उनके रहने का इंतजाम किया। महिला बहुत दयालु लग रही थी। उसने उन्हें बताया कि वह इस द्वीप पर अकेली रहती है और सालों पहले एक जहाज हादसे में बच गई थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ एक चेतावनी है उन अज्ञात और भयानक शक्तियों की, जो समुद्र की गहराई में छिपी हुई हैं, इंतजार में हैं कि कोई उन्हें जगाने का साहस करे।